कि ये ज़रूरी है, इसलिए इतना मैं कर रहा हूँ। और डायरेक्ट टैक्सेस में तो वित्त मंत्री जी जानते हैं, इतने अनुभवी हैं कि जिस दिन से आप नोटिफिकेशन जब निकालेंगे तो साल में किसी दिन से उसको शुरू कर सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं, 1 जुलाई से शुरू कर सकते हैं, 1 अक्टूबर से लागू कर सकते हैं, जब चाहें लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 1962 क्या कब तक वापस जा सकते हैं अपने अमेंडमेंट में, तो इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं आपको आज भी सुझाव दूंगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं उसमें जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको आप 1 अप्रैल 2012 से ही लागू कर दीजिए, और जो लायबिलिटी वाले क्लॉजेज हैं उसको जब से चाहें आप लागू करें, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको करके आप ला सकते हैं हमारे सदन के सामने। अब कुछ आपके जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लेजिस्लेशन है उनको लेकर बहुत विवाद हुआ। हम सब जानते हैं, अखबारों में खूब चर्चा हो रही है। आपके यहाँ भी लोग काले काले कोट और सूट पहन के जा रहे हैं ना वित्त मंत्री जी? हैं? बाहर की सरकारें। लेकिन मेरे पास प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र जो है उसकी एक कॉपी है। ये पत्र है 5 फरवरी 2010, वित्त मंत्री जी के ध्यान में जरूर होगा। और ये किसको संबोधित है? ये संबोधित है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे यूके के, गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन को इन्होंने पत्र लिखा है, और पत्र में उन्होंने एक कंपनी है जिस कंपनी के टैक्स लायबिलिटी का जिक्र किया है, मैं नाम लेता हूं वोडाफोन, उसके टैक्स लायबिलिटी का जिक्र किया है। और कुछ जो इसमें सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। आई एम कोटिंग, आई कैन अश्योर यू दैट वोडाफोन will have the full protection of the law and access to the legal system in India. हम जानते हैं they had the full protection of law. They went to the Supreme Court. The judgment came in their favor. We know that you went in a review petition. The review petition was rejected by the Supreme Court. So they had the full protection of law. But उसके आगे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? I also understand, and this is critical, I also understand that there is no retrospective application of taxation, and a recent court judgment has affirmed this position. There is no retrospective application of taxation. This is what the Prime Minister of India, sir, is saying in his letter to the Prime Minister of UK. 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री रहे हैं। हमसे जब जब पत्रकारों ने पूछा कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैंने बिना किसी संकोच के जोर देकर कहा कि इस पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन पास करे। यह है अधिकार, और हम सब करते रहे हैं, उसमें किसी को कहीं शंका नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो हाउ the Prime Minister has said there is no retrospective application of taxation. How did he make this statement? Was this draft prepared in the Finance Ministry? If the draft had been prepared in the Finance Ministry, I am quite sure they would not have made a crucial mistake of this kind. 2010 के फरवरी की ये चिट्ठी है, आपने उनको मिसलीड किया। मैं फिर कह रहा हूं जोर देकर, दिस पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू पास legislation which will have retrospective effect, and no court and nobody can take away this authority of the Indian Parliament. But in the application of retrospectivity, we have to exercise great sense of responsibility. That is our lookout, and I am not commenting on individual case. वोडाफोन में आप जो चाहे करें। मैंने देखा आज अखबार में कि कोई सेटलमेंट होगा जिसमें उनका पेनल्टी आप वेव कर देंगे, ये तरह तरह की खबरें छप रही हैं। यू डील विद दैट केस इन द मोस्ट जुडिशियस एंड इक्विटेबल मैनर, बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज वेदर इट इज ट्रांसफर प्राइसिंग,
whether it is capital gains, whether it is anything else, the Parliament has a right to legislate. And as I said, that right cannot be taken away by anyone. आपने डार के बारे में ये कहा कि इंडिपेंडेंट, कमिटी ने रेकमेंड किया है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका जो पीयर ग्रुप था ना वित्त मंत्री जी, पीयर ग्रुप में आपने कहा कि देयर विल बी 3 इनकम टैक्स कमिश्नर, जो कि अपने कॉलीग इनकम टैक्स कमिश्नर के नोटिस के ऊपर, असेसमेंट के सवाल के ऊपर वो बैठेंगे जजमेंट। हम लोगों ने कमिटी में सुझाव दिया कि ये पीयर ग्रुप रिव्यू जो है इसमें आप चेंज कीजिए इस कमिटी में, और 3 इनकम टैक्स कमिश्नर की जगह पर आप उसमें एक चीफ कमिश्नर को रखिए और 2 इंडिपेंडेंट उसमें मेंबर्स को रखिए, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। एंड आई नोटिस व्हाट यू सेड व्हाइल मूविंग द फाइनेंस बिल कि लॉ मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा। नहीं, लॉ मिनिस्ट्री का जॉइंट सेक्रेटरी मत रखिए बिकॉज ही बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। I would suggest that you keep 1 chief commissioner and 2 independent, absolutely independent members of this peer group review panel who will not be from the government. डिपार्टमेंट का तो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी नहीं होना चाहिए। तब जो एसएससी है उसको भरोसा होगा कि नाम भी बदलना पड़ेगा, पीयर ग्रुप नहीं होगा। हाँ, पीयर ग्रुप नहीं होगा, कोई उसका नाम बदल के और हम करें। कमिश्नर्स नहीं होंगे, नाम बदलना। अब एक वित्त मंत्री सभापति जी, कमिटी ने बहुत गौर किया और एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। वित्त मंत्री जी ने क्या किया कि जो एग्जम्पशन लिमिट था इनकम टैक्स का उसको 1,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। हाँ, महिला में कुछ नहीं। अच्छा, महिलाओं का और सीनियर सिटीजन्स का जो डिफरेंशियल था उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लीन बोल्ड। कमिटी ने क्या सुझाव दिया है? हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे इनकम टैक्स के स्लैब चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे लोअर स्लैब्स में संख्या तो बहुत है लेकिन रिसीट बहुत कम है। उसके बाद वाले स्लैब में संख्या बहुत घट जाती है लेकिन जो रिसीट है वो बढ़ जाता है, और अंतिम स्लैब जो 30% वाला है उसमें संख्या और भी कम हो गई लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको इनकम टैक्स का आता है उसी स्लैब से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमिटी ने ये सजेस्ट किया कि आप, हम लोगों ने डिमांड था कि 5 लाख तक ले जाओ, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, 3 लाख तक हम लोगों ने कहा है कि आप एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दीजिए। 1-2 लाख आपने किया है, बहुत खुशी होगी अगर आप इस चर्चा का जवाब देते, अब तो जा ही रहे हैं। ये कल्याण इतना करके चाहिए। जाते जाते अगर आप ये गरीबों को खुश करिए, बोनस देते जाएं टैक्स पेयर्स को कि 3 लाख तक टोटल एग्जम्पशन, 3 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 से 20 तक 20% और 20 लाख के आगे 30%, ये कमिटी का सुझाव। सीनियर सिटीजन्स का हम लोगों ने जो सुझाव दिया है कि जो डिफरेंशियल है उसको मेंटेन कीजिए, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स का। सीनियर सिटीजन्स का एज 65 से घटाकर 60 कर दीजिए, और वेरी सीनियर सिटीजन्स का जो आपने अति बुढ़े लोगों के लिए जो 80 साल की उम्र सीमा रखी, अति वृद्ध, उस उम्र सीमा को मेरे पास भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आए हैं कि उसको घटा के 75 कर दीजिए, तो 2-3 महीने में हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा सवाल है हेल्थ इंश्योरेंस का, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। यू विल एग्री ऑल ऑफ अस आर इन नीड ऑफ हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में कमिटी ने ये सुझाव दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन फीस फॉर चिल्ड्रन, ये जो आप 50,000 रुपया
50,000 रुपये की छूट देते हैं प्रति साल, उसको आप बढ़ा के 1 लाख कर दीजिए। इट शुड बी रेज टू 1 लाख। और हायर एजुकेशन के लिए, कंसिडरिंग हायर एजुकेशन हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, आप इसके लिए अलग से 50,000 रुपये का डिडक्शन दीजिए। और हम लोगों ने कहा है कि सीनियर सिटीजन, डिपेंडेंट पेरेंट्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, इसको 20,000 रुपया प्रति वर्ष अलग से आप इसके लिए प्रावधान कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो 97 के बाद से ये स्टेप हाँ 98 15,000 वाला जो है ना, वो 98 में हमने किया था, वो 98 से अभी तक वो नहीं बढ़ा। और हम लोगों ने ये भी कहा है वित्त मंत्री जी कि हम लोग इसको, जैसे सरकारी सेवकों के डियरनेस अलाउंस का फैसला होता है ऑटोमेटिक, उसी तरह एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह जो है, इसका फैसला आप ऑटोमेटिकली कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उसी तरह वो बढ़ जाएगा। अगर आज हम 3 लाख कह रहे हैं तो हो सकता है अगले साल 3,20,000 हो जाए, 3,25,000 हो जाए। ये सुझाव हम लोगों ने दिया है। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कंसेशंस को आप रेट्रोस्पेक्टिव कर दीजिए, लायबिलिटीज़ को प्रोस्पेक्टिव कीजिए। और लायबिलिटीज़ में आपने जो पहले से कंसेशंस दिए हुए हैं, लायबिलिटीज, some concessions have been given to states, to individuals, to industries. Please protect them. Grandfather those provisions so that they are protected for the period for which they were valid. अगर हमने कहा कि इस क्षेत्र में हम 10 साल के लिए दे रहे हैं कोई छूट, हिमाचल उत्तराखंड का पैकेज और 5 साल के भीतर हमने उसको वापस ले लिया, तो इट विल raise questions about the credibility of India. भारत देश के बारे में विश्वसनीयता के ऊपर इसका सवाल है कि भाई आपने कहा था और आपने नहीं कहा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर को मैंने दिया था वो कंसेशन, दोनों जगह का वापस ले लिया, जम्मू कश्मीर उनको जम्मू कश्मीर को बढ़ा दिया, हिमाचल और उत्तराखंड का नहीं बढ़ाया है। अभी मैं कम कर दिया। हाँ, मैंने अभी कहीं बोलने दीजिए। मैंने अभी एक अखबार में एक लेख देखा, टेल ऑफ 2 सिटीज करके है वो, कि कैसे उत्तराखंड का एक शहर है, वो इतनी तेजी से उसने औद्योगिक क्षेत्र में, आप जानते हैं, आप उत्तराखंड से आते हैं, तरक्की उसने की है, और कैसे बढ़िया सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। कहीं कहीं उतना बढ़िया डेवलपमेंट सुचारू रूप से नहीं हुआ है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? वी शुड ग्रैंडफादर दीज प्रोविजंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज सेक्टर्स एंड दोज स्टेट्स जहाँ पर कि हम लोगों ने ये कहा था कि 10 साल का दिया था, कब कर दिया? हाँ, उसको आप बचाइए। फिर हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया है अपनी कमेटी के रिपोर्ट में कि आगे से आप इनका तो आप बचाने का काम कीजिए ही, आगे से आप डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मान के और बैकवर्ड, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें आप छूट दीजिए। अब ये हो सकता है कि कोई राज्य जो है वो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड नहीं माना जाता है, लेकिन उस राज्य में कुछ जिले हैं जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं। तो उन जिलों में अगर कोई आप छूट देते हैं इनकम टैक्स की, तो वहां पर औद्योगिक विकास होगा। और इसलिए ये सुझाव जो है कमेटी का, इसको भी मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ, विदिशा को विषय भूलिएगा मत, नहीं तो हमारी नेता उसमें नाराज हो जाएंगे। बोलने दीजिए जरा। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैंने शुरू में कहा कि जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हम लोगों के पास है कमेटी के सामने, और हम लोगों का भी इंटेंशन यही है कि जल्दी जल्दी विचार करके उसको हम सरकार को लौटा दें। लेकिन जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी सेंट्रल सेल्स टैक्स की। और वित्त मंत्री जी को याद होगा, याद क्या होगा, मतलब ये उनकी समझ में है ही है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश किए बगैर
आप बढ़िया से सुचारू रूप से जीएसटी लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हुआ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश कर देंगे। भारत सरकार ने 2% से उसको घटाया, 4 से उसको 2% पर लाया। फिर आपने वादा किया राज्यों को कि इसका जो घाटा होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। और जब आपका जो हम लोग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एग्जामिन कर रहे थे फाइनेंस कमेटी में, तो हम लोगों ने देखा कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 7,827 करोड़ रुपीस अंडर द हेड कॉम्पेंसेशंस फॉर सीएसटी, 7,827 करोड़ रुपीस आपने मार्च के एंड तक बचा के रखा, लेकिन दिया नहीं, सरेंडर कर दिया। एट द एंड ऑफ मार्च दिस मनी वाज सरेंडर, but you have not given it to the states, and we have been receiving complaints from the state governments, including the empowered committee of state finance ministers, कि ये बड़ी नाइंसाफी हुई है। जब मैं बजट पर बोल रहा था तो मैंने आपसे कहा था उस समय भी कि ये नाइंसाफी मत कीजिए स्टेट्स के साथ। उस पैसे को सरेंडर करने के बजाय अगर आप स्टेट्स को दे देंगे, थोड़ा उनका भी कल्याण हो जाएगा, बट सबसे बड़ा कल्याण जो होगा वो ये होगा कि you would have created a positive atmosphere for GST। अब आपके ऊपर से अगर विश्वास उठ जाए, भारत सरकार के ऊपर से राज्यों का विश्वास उठ जाए और वो कहें कि आपने तो वादा किया लेकिन आपने वादा खिलाफी कर दी, तो वो जब आएंगे हमारे सामने तो वो कहेंगे नहीं, हम नहीं हैं इसके पक्ष में। इसलिए मैं फिर से आपसे पुरजोर इस बात की सिफारिश करता हूं कि कृपया आप ये जो पैसा है राज्यों का, ये राज्यों को दे दें और इसको आप सिर्फ अपना फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू इसकी चिंता मत करें, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है आगे के लिए। अब मैं जब वित्त मंत्री था सभापति महोदय, तो मैंने कुछ ही दिन में ये रियलाइज किया कि सदन में खड़े होके मैं एक लॉन्ड्री लिस्ट पढ़ूं कि इस पर हमने बढ़ा दिया, इस पर हमने घटा दिया, इस पर ऐसे कर दिया। उसको करने के बजाय द बजट स्पीच शुड डील विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है ही है, सो यू डोंट हैव टू से नाउ टुडे व्हाट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन आर। वी नो that you have yourself brought these two path-breaking legislations, and I am deliberately calling them path-breaking because I feel that they will have a tremendous impact and a beneficial impact on the taxation system of India, both on the direct as well as on the indirect taxes side। लेकिन वहाँ पर भी आपने बहुत लंबा लिस्ट एक दिया कि इसमें घटा दिया, इसमें बढ़ा दिया, चाहे वो कस्टम्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। अब ठीक है, हम सबको खुशी है कि आपने ज्वेलरी के ऊपर से, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर से आपने उठा दिया, लेकिन जब मैंने देखा था उस बिल को, फाइनेंस बिल को और आपके बजट स्पीच को, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर तो आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर से उठा लिया, अनब्रांडेड पे लगा दी, अनब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी पर लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर ज्वेलरी पर उठा दिया। हमको नहीं तर्क समझ में आया। अब दोनों पर से उठ गया, तो अब एक छोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स है, एंड दे हैव सेड कि यू हैव इंट्रोड्यूस्ड ए टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ऑन customs on import of certain इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइटम्स। उनका ये कहना है कि ये विथहोल्डिंग टैक्स आपने जो लगाया है ऑन इंपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू ई-मीडिया, दे से दैट इसमें देर इज ए एजुकेशनल कंटेंट ऑल्सो। In fact, India has emerged as a major hub for this only on account of the fact that we are good at IT and we have this was not taxed. अब आपने जो लगा दिया है तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि लगाइए, लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट है इसमें उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए उसमें से। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई एम टोल्ड, टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एजुकेशनल कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया। कस्टम्स एक्ट में आपने जो धारा 121 थी
उसको आपने हटा दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने देखा वो फाइनेंस बिल कि हाउ कैन यू एवर थिंक ऑफ, आई डोंट नो हाउ इट वाज ड्राफ्टेड, बट वो फाइनेंस बिल जो है उसमें आपने ये कहा सेक्शन 121 कि उसको बेल मिलेगा इफ द मैजिस्ट्रेट इज कन्विंस्ड कि हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज कन्विंस्ड दैट